Good morning, students. Today we are discussing Kirchhoff's law of electrical circuit. By that Kirchhoff's law of electrical circuit, we will study two laws of Kirchhoff's. That is first Kirchhoff's first law, Kirchhoff's second law, and from that Kirchhoff's law, we will study Wheatstone bridge. On the basis of Wheatstone bridge, we will study meter bridge. Kirchhoff नाम के साइंटिस्ट ने कठिन इलेक्ट्रिकल सर्किट को सरल बनाने के लिए two laws दिए. In order to convert complex electrical circuit into simpler one, scientist Kirchhoff gave two laws. That is so called as Kirchhoff's law of electrical circuit. Kirchhoff का पहला नियम, जिसको Kirchhoff's का करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इससे हम करंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. जो Kirchhoff's का सेकंड लॉ है उसको Kirchhoff's का सेकंड लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं. सिंपल सी बात है, उससे रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. और अगर आपको ये दोनों लॉज आती हैं तो ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव कर सकते हो, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. और मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, उससे भी हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है. किरचॉफ के दोनों नियम आपके सामने हैं. किरचॉफ की फर्स्ट लॉ में या तो कह दें किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या कह दें करंट लॉ, और या फिर इसको कह दें अपन जंक्शन लॉ. हम कहते हैं गुना जंक्शन है. गुना क्यों जंक्शन है? क्योंकि गुना में आपके रुधियाई की तरफ ट्रेन जा रही है, आपके बीना की तरफ ट्रेन जा रही है, और ग्वालियर की तरफ ट्रेन की लाइन जा रही है. इसलिए हमने कह दिया कि गुना एक जंक्शन है. तो उसके अकॉर्डिंग भी किसी जंक्शन पॉइंट पर the sum of algebraic sum of all the current must be equal to 0. मतलब उस पॉइंट पर टोटल इनकमिंग करंट must be equal to total outgoing current. Suppose that I2, I3, I4 जा रही है और I1 और I5 आ रही है. आने वाली पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव. और अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's first law, at any junction point A, at any junction point A, the algebraic sum of all the current must be equal to 0. We want to prove that the total incoming current must be equal to total outgoing current. बहुत सिंपल है. आने वाले को पॉजिटिव ले लीजिए, जाने वाले को नेगेटिव. I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, और I5. The algebraic sum मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया. पॉजिटिव वालों को यही रखो, नेगेटिव वालों को उस तरफ ले जाओ. प्रूव हो गया. The total incoming current will be equal to total outgoing current. This is Kirchhoff's first law. बस, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको शेयर कर चुका हूं Kirchhoff's का फर्स्ट लॉ और Kirchhoff's का सेकंड लॉ. जब Kirchhoff's की सेकंड लॉ की बात करते हैं तो उसको सेकंड लॉ कहते हैं, या उसको लूप लॉ कहते हैं, या उसको वोल्टेज लॉ कहते हैं. किसी भी नाम से पुकारा जाता है. ऐसा देखा जाता है कि Kirchhoff's के सेकंड लॉ में उसका काम एक से नहीं चलता, बैटरी से, तो फिर एक की जगह वो एक और लगा देता है. सिंपल सी बात है. जब बैटरी को लगाएंगे तो करंट भी निकलेगा. इस E1 बैटरी से I1 करंट निकल रहा था, इस E2 बैटरी से I2 करंट निकल रहा था, और दोनों मिलकर के एक तार में जा रहे थे, और तार का रेजिस्टेंस कितना था? R3. हमने देखा 3 क्लोज लूप बन रहे थे यहाँ, A B C D A, दूसरा C D E F C या फिर D C F E D, और तीसरा लूप बन रहा था A B F E A. वो कहता है अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's सेकंड लॉ, वो कहता है कि नेट ईएमएफ इन एनी क्लोज लूप must be equal to the algebraic sum of all
तो ऑफ द algebraic sum of the product of all the individual current and resistance, मतलब किसी क्लोज लूप में कुल ईएमएफ की वैल्यू उस क्लोज लूप में प्रेजेंट करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मेरी पहली बैटरी थी, ईएमएफ था E1, आ रहा है समझ में, और करंट और रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से भी बराबर आई है, तो E1 बराबर I1 R1। और एक और बैटरी है, उसका ईएमएफ कितना है, तो करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी I2 R2। तो अगर आप इन दोनों बैटरी की वोल्टेज को जोड़ोगे तो आपका फर्ज बन जाता है, इनको भी जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। ये तो किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया। According to Kirchhoff's second law, the net EMF in any closed loop will be equal to the product of the algebraic sum of all the individual current and resistance। मतलब जितने भी करंट और रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट कर लो, उनकी सम के इक्वल होगा EMF की वैल्यू। Isn't it yes or no? अब आप क्लोज लूप ले लो, A B C D A। इस क्लोज लूप में कुल EMF कितनी बैटरी लग रही हैं, 2, तो आपने ले लिया E1 और E2। अभी प्लस और माइनस साइन नहीं ले रहे, वो आएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस आ गया I बराबर, और आगे चले तो इधर करंट और रेजिस्टेंस कितना आ गया, I2 R2। अब याद रखना, आप जिस दिशा में जा रहे हो बाद में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव, और नेगेटिव आता है तो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव। आप ए से बी गए तो E1 का कौन सा टर्मिनल आया, E1 की वैल्यू। आप बी से सी गए, कोई नहीं मिली बैटरी। आप सी से डी गए, आपको मिल गई कौन, बैटरी। बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, बात खत्म, पॉजिटिव वैल्यू। आप जहां जा रहे हो वो भी वहीं जा रही हो, कौन, करंट, तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आप ऐसे जा रहे हो, करंट अपोजिट जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में करंट की वैल्यू नेगेटिव। आप ए से भी जा रहे हो, करंट ऐसा आ रहा है, तो बताओ I1 की वैल्यू कैसी होगी, ये अपन ने नेगेटिव लिखी। आप बी से सी गए, सी से डी गए, तो करंट भी है, आप भी है, तो पॉजिटिव। ऐसे ही आप तीन अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हो, और आपका ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। सिंपल सी बात है। Yes, students. Now we will discuss Wheatstone-Bridge. A scientist in 1832 established a relation between four resistances P, Q, R, and S. Out of these four resistances, three are known, P, Q, R, and S is unknown. With the help of this principle, we are able to determine the value of unknown resistance. In order to give honor to that handsome scientist, the principle renowned to be Wheatstone-Bridge. Now the second point is principle. What is the principle? Principle of this device or relation is that if the current in the galvanometer is 0, it means if the bridge is in balanced condition, then in that case the ratio of upper two resistances will be equal to the ratio of lower two resistances, that is P upon Q will be equal to Wheatstone Bridge। वो प्रिंसिपल है जहां चार रेजिस्टेंसेस की एक व्यवस्था है, जिनमें से तीन की वैल्यू नोन होती है और चौथी की वैल्यू अननोन होती है, और इस प्रिंसिपल से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कहता है कि अगर ब्रिज बैलेंस स्थिति में है तो उसके उच्च दो रेजिस्टेंस का अनुपात, नीचे से बंद कर दो, उसके लोअर टू रेजिस्टेंस के अनुपात के रेशियो के इक्वल होगा, दैट इज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। सिंपल सी बात है, यही हमको प्रूव करना है, बस कुछ नहीं। चार रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस की फॉर्म में लगा दिया, जिसमें P Q R नोन है, S अननोन है। पीछे से एक बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। चार पॉइंट को A, B, C और D नाम दे दिया। P Q R S फोर रेजिस्टेंस हो गई। सपोज इस बैटरी से I करंट आया, that will divide it into two parts, that will be I1 and I2, that will be what,
I1 एंड I2। तो I करंट जब यहाँ से प्रवेश किया ये पॉइंट पर, तो इधर I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया। I1 B पॉइंट पर पहुंचा, सपोज I1 में से कुछ हिस्सा गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो बचा बचा यहाँ जाएगा, एंड दैट विल बी I1 माइनस IG। यहाँ से IG आया, यहाँ से I2 आया, तो मिलके ऊपर कितना बढ़ जाएगा? भाई धारा ऐसी बहती है, मिलके आगे जाएगी, नहीं तो उल्टी ले जाने लगो, सिंपल सी बात है। इधर से जो आया, इधर से जो आया, देखते हैं दोनों का सम कितना हो गया, I1 माइनस IG प्लस इधर से कितना आया, I2 प्लस IG से IG, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू, सिद्ध हो गया, टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू, हमने जो सपोज किया था वो एग्जैक्टली सही। अब हमको सिद्ध करना है इफ द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन P अपॉन Q विल बी इक्वल टू। इसके लिए हम किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की हेल्प लेंगे, और किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ के लिए क्लोज लूप का होना जरूरी है। तो पहले हम क्लोज लूप ले रहे हैं, A B D A। According to Kirchhoff's second law, the net EMF in any closed loop summation E will be equal to the product of algebraic sum of all the individual current and resistance। I और R के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। चलिए इस क्लोज लूप में मुझे बताइए कितनी बैटरी लग रही है? एक भी बैटरी नहीं लग रही, तो इसकी कुल EMF की वैल्यू आपने ले ली 0। अब आपने विचार किया कि कौन करंट कौन रेजिस्टेंस, कौन करंट कौन रेजिस्टेंस, कौन करंट कौन रेजिस्टेंस, ए से बी चले, तो कौन करंट और कौन रेजिस्टेंस, I1P। बी पे पहुंच गए, बी से सी में कौन करंट कौन रेजिस्टेंस, डी पर पहुंच गए, कौन करंट कौन रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया। आप और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी। आप ए से बी गए, करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही दिशा में थे, तो यहाँ हो गया आपका पॉजिटिव। आप नीचे उतरे, करंट भी नीचे आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। आप ऊपर गए, करंट नीचे आया। अब डियर स्टूडेंट, द प्रिंसिपल सेड दैट if the current in the, this is the must necessary condition for Wheatstone bridge की आवश्यक बात है। if the current in the galvanometer is 0, so you will take Ig equal to 0। so what will happen? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है। you will put here 0 equal to I1P। yes or no? This will equal to minus I2R। इसको उस तरफ ले जाए तो इधर बचेगा I1P equal to I2R, इक्वेशन नंबर, वाह वाह, ठीक है। Similarly you have to take the second closed loop, and in that closed loop you will see B C D B। The rule will set summation E equal to summation I। Isn't it Badmanians? Yes or no? Okay. How many batteries connected here? 0। So you will take net EMF is equal to 0। The product of current and resistance. Krishna, which current and which resistance? I1 minus Ig into Q। Ig into Q। C पे पहुंच गए, which current which resistance, I2 plus Ig into S। इधर पहुंच गए, किसी कोई दिक्कत? अरे मैंने ये सब एक साथ है, प्लस में है, अब प्लस है कि माइनस है? आप नीचे उतर रहे हो, करंट भी नीचे उतर रहा है। आप नीचे उतर रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो, there will be, what is the principle? Since principle of
व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है? द करेंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो इधर जीरो, इधर जीरो और इधर जीरो। देखते हैं क्या हो जाता है। जीरो इक्वल टू, बोलो यार, कुछ कुछ होता है। माई टू एस जीरो, जो बात तरफ पहुंच गए। तो क्या बचो? I1Q इक्वल टू इक्वेशन नंबर, क्या आपको पहली वाली नजर आ रही है? इक्वेशन। क्या आपको दूसरी वाली नजर आ रही है? तो आप एक काम करें, आप अब मैं तीसरा बड़ छब्बा लिख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, LHS को और RHS को क्या करवा दो? I1P अपॉन I1Q, I2R अपॉन I1 से I2, I1, I2 से I2, P अपॉन Q इक्वल टू प्रूफ। दिस इज Wheatstone. So now we will discuss meter bridge. Meter bridge is a device which is also useful to determine the value of unknown resistance. In this meter bridge, 4 resistances are there, in which PQR are known and the fourth one S is unknown. So we are able to determine the value of unknown resistance. This device is also based on the principle of Wheatstone bridge. इस डिवाइस की हेल्प से भी हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, इसलिए ये डिवाइस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहां इफ द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, then the ratio of upper two resistances P upon Q, that will be equal to R upon S. So what is our aim? Our aim is used to determine the value of unknown resistance S. जब ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, तो क्यों ना हम व्हीटस्टोन ब्रिज का साइड में एक चित्र बना लेते हैं और इसी की बेसिस पर हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में AC 2 एंड पॉइंट्स हैं। उपयोग किए गए तार की लंबाई 1 मीटर है, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन अर्थात 100 सेंटीमीटर। 3 पत्ती लेते हैं ब्रास या मेटल की, जिसमें बीच वाली पत्ती को हम D नाम देते हैं। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बिटवीन A एंड B रेजिस्टेंस R इज देयर इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स वी विल टेक। जिस रेजिस्टेंस को यूज़ करना है उसका की दबा देते हैं, वो वर्किंग मोड में जाती है। और C और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस S का यूज़ किया है। A और C से एक बैटरी को लगा दिया जिसका EMF कैपिटल E है और की K1 को ज्वाइन किया गया है। अब हमें तलाश B पॉइंट की है। D तो दिया है लेकिन B नहीं दिया, और B को निकालने के लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वी विल कनेक्टेड दिस D पॉइंट, दिस इज B, इन बिटवीन A एंड B द रेजिस्टेंस इज P। आप इसमें भी देख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज में A और B के बीच में P आ रहा है, ऐसे ही B और C के बीच में Q आ रहा है। तो ये B निकालना है हमको, और ये B एक प्रयोग से निकलेगा, एक एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। D से हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। वी हैव टू यूज अ की K2 एंड इट्स अनदर एंड पॉइंट इज फ्री इन द फॉर्म ऑफ ए जॉकी। जॉकी मीन्स एक कुंदी है जिसको हम एक्सपेरिमेंट में तार को टच करवाने के लिए उपयोग में करेंगे। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन पूरा हो जाएगा। सबसे पहले इस जॉकी को लेते हैं और ये पॉइंट पर ले जाते हैं
एज इट इज कनेक्टेड विद, ए पर ले जाते हैं, एज इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देयरफॉर द गैल्वेनोमीटर गिव्स maximum deflection, full deflection. Now again we have to take this jockey and send it to point C. It is connected with negative terminal of the battery, therefore the galvanometer gives minimum deflection. In between A and C, बार बार जब जॉकी को ए और सी के बीच में टच करवा के देखते हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है वेयर द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, दैट इज योर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, दैट विल बी योर बी पॉइंट. एंड इन बिटवीन ए एंड पी, सपोज दैट द लेंथ इज स्मॉल एल, सो वी आर गेटिंग द रेजिस्टेंस पी इक्वल टू एल. नाउ बी और सी के बीच में, चूंकि पूरे तार की लंबाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो बी और सी के बीच में हमको क्यू रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाता है और क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल होगी. इस प्रकार हमें पी भी मिल चुकी है और क्यू भी मिल चुकी है. तो हम अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, द रेशियो ऑफ पी अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू आर अपॉन एस. पुट द वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू एल एंड क्यू इक्वल टू 100 माइनस एल, देन पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस. वैल्यू पुट करी तो एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर. इस प्रकार वी आर एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस. दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पर बेस्ड अ न्यू डिवाइस मीटर ब्रिज. नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं, खाली छोड़ना है क्योंकि उपकरण नहीं है. प्रिकॉशंस में इस उपकरण को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो तार के टूटने का खतरा है, और स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर देना चाहिए. इस प्रकार व्हीट मीटर ब्रिज भी समाप्त हुआ. धन्यवाद.